हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन क्लास लेके आए हैं टारगेट हाई के एमसीक्यू सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वुंड डिब्रायमेंट। वुंड डिब्रायमेंट के जितने भी एमसीक्यू उनको डिस्कस करेंगे अपन। तो डिस्कस करने से पहले क्लास को, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हर क्लास आने का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। वुंड डिब्रायमेंट क्या होता है? वुंड डिब्रायमेंट वो होता है, वुंड मतलब घाव, घाव से जो मृत टिश्यू है या संक्रमित ऊतक, ऊतक मतलब टिश्यू, घाव से मृत टिश्यू या संक्रमित जो इन्फेक्टेड टिश्यू है, सेल है, उनको हटाना वुंड डिब्रायमेंट कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है सर्जिकली क्रिएटिंग एन ओपनिंग, मतलब जो सर्जरी की है, क्रिएट किया है ओपनिंग को, इनटू एन ऑर्गन और स्पेस इन द बॉडी बाय ए शार्प इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज, मतलब जो सर्जरी से क्रिएट किया था ओपनिंग इनटू द ऑर्गन एंड स्पेस इन द बॉडी बाय शार्प इंस्ट्रूमेंट, जो शार्प मतलब नुकीला इंस्ट्रूमेंट से, इज नॉन एज, क्या बोलेंगे? नुकीले इंस्ट्रूमेंट से बॉडी में ओपनिंग बनाना क्या कहते हैं उसको? लेसिरेशन बोलते हैं क्या? नहीं, लेसिरेशन मतलब छिलना। ठीक है, एब्रेशन बोलते हैं? नहीं, ना एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, पंक्चर बोलोगे क्या? नहीं, पंक्चर नहीं हुआ, उसको बोलते हैं अपन, राइट आंसर है इंसीजन, क्योंकि कोई भी सर्जरी करने से पहले अपन इंसीजन देना होता है। ठीक है, इंसीजन, राइट आंसर इंसीजन। अगला क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ नॉन वायबल। नॉन वायबल मतलब जो जीवित नहीं हो सकते हैं टिश्यू, रिमूवल ऑफ नॉन वायबल जो जीवित नहीं हो सकते टिश्यू फ्रॉम एन ओपन वुंड टू प्रमोट हीलिंग इज नॉन एज, उन टिश्यू को हटाना जो कि दोबारा से रीगेन नहीं कर सकते या वायबल नहीं है, जीवित नहीं हो सकते हैं ओपन वुंड से, तो इनको क्या बोलेंगे? बताइए, रिमूव कर देंगे अपन नॉन वायबल, जो नॉन वायबल टिश्यू जो जीवित नहीं रह सकते उनको रिमूव कर देंगे, तो ओपन वुंड प्रमोट हीलिंग इज नॉन एज। ठीक है, प्रमोट कैसे होगी हीलिंग? वो घाव कैसे भर जाएगा? डिब्रायमेंट से भरेगा, ड्रेसिंग से भरेगा, या क्लीनिंग से भरेगा, या फिर एक्सीजन लगाना पड़ेगा? बताइए। तो ना तो ड्रेसिंग से, ना क्लीनिंग से, ना एक्सीजन से, तो राइट आंसर डिब्रायमेंट। डिब्रायमेंट मतलब जो मृत टिश्यू को हटाना या संक्रमित इन्फेक्टेड टिश्यू को हटाना, हटाने से फिर ड्रेसिंग करेंगे, उसके बाद ही हीलिंग हो पाएगी प्रॉपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शार्प रिमूवल ऑफ टिश्यू एट द वुंड मार्जिन, मार्जिन मतलब कोने साइड से, मार्जिन और एट द वुंड बेस अंटिल वायबल टिश्यू इज रिमूव इज नॉन एज। सिलेक्टिव डिब्रायमेंट है क्या? शार्प रिमूव कर रहे हैं अपन टिश्यू को। ठीक है, एक्सीजनल डिब्रायमेंट है, क्लीनिंग है, या ड्रेसिंग है? तो बताइए। मार्जिन से, तो सिलेक्टिव डिब्रायमेंट तो नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर है एक्सीजनल डिब्रायमेंट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ ग्रेन्युलोशन टिश्यू इज, जो ग्रेन्युलोशन टिश्यू है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो एंजियोजेनेसिस है, हाँ है। फाइब्रोब्लास्ट है, हाँ है। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल है, हाँ। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिब्रायमेंट, कौन से टाइप का डिब्रायमेंट
इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव मैगोट into the soft tissue of the wound for the purpose of cleaning the necrotic tissue। necrotic tissue मतलब जो नेक्रोस हो गए, डेड हो गए हैं, उनको क्या बोलेंगे? ऑटोलाइटिक डिब्रामेंट बोलेंगे, बायोलॉजिकल डिब्रामेंट बोलेंगे, एंजाइमेटिक डिब्रामेंट बोलेंगे, या फिर मैकेनिकल डिब्रामेंट बोलेंगे? बताइए। मैगोट पूछा है, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द वुंड, तो इसका राइट आंसर है बायोलॉजिकल डिब्रामेंट। ठीक है। ऑटोलाइटिक मतलब ऑटोमेटिक, एंजाइमेटिक मतलब एंजाइम डाल के, केमिकल डिब्रामेंट वो अलग होता है। ठीक है। तो बायोलॉजिकल डिब्रामेंट राइट आंसर है बी। बायोलॉजिकल डिब्रामेंट मैगोट थेरापी आल्सो नोन एज लार्वल थेरापी, जो लार्वा है ना वो थेरापी कहलाती है। यूज स्टेराइल लार्वा वन द लोसिलिया सेरिकाटा स्पेसीज ऑफ द ग्रीन बॉटल फ्लाई। इट इज एन इफेक्टिव मोड डिब्रामेंट particularly appropriate in large wound where a painless removal of necrotic tissue is needed। ठीक। अगला क्वेश्चन है 41। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिब्रामेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल डैमेज टिश्यू फॉरिजन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए वुंड बाय फिजिकल फोर्स। मतलब अपन जो फिजिकल फोर्स के थ्रू हटा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? तो उसको अपन फिजिकल फोर्स के द्वारा रिमूव कर रहे हैं डैमेज टिश्यू को, उसको बोलते हैं अपन मैकेनिकल डिब्रामेंट। ठीक है। मैकेनिकल डिब्रामेंट इज नॉन सिलेक्टिव है। कैसा है? नॉन सिलेक्टिव टाइप ऑफ डिब्रामेंट, मीनिंग दैट इट विल रिमूव बोथ डेविटलाइजेशन टिश्यू एंड डेब्राइस एज वेल एज वाइबल टिश्यू इज यूजुअली कैरीड यूजिंग मैकेनिकल फोर्स। वेट एंड ड्राई दोनों होते हैं। ठीक है। पल्सटाइल लवास और वुंड इरिगेशन करेंगे अपन, उनको वुंड का इरिगेशन करेंगे, मतलब उसको पानी से या एनएस से साफ करेंगे। इंडिकेटिंग द बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक वुंड हो सकते हैं विद मॉडरेट लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू। नेक्रो से जो जीवित नहीं रह सकते टिश्यू वो नेक्रोटिक टिश्यू कहलाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन। ठीक है। अगला टॉपिक है गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या है? बताइए गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन वो होता है जो आगे की जो ब्लड वेसल्स है या आर्टरी है तो उनमें ऑक्लूजन हो जाता है, मतलब उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। जब रुकावट पैदा हो जाएगी तो आगे की ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। जैसे ये वेन है यहाँ पे कोई रुकावट हो गई तो आगे की ब्लड सप्लाई तो कम हो गई ना। या आर्टरी है तो उसमें भी थ्रोम्बस वगैरह होगा या कुछ भी हो, ऑक्लूजन हो गया तो आगे की ब्लड सप्लाई कम हो गई। जब ब्लड सप्लाई आगे की कम हो जाएगी तो वहाँ पे टिश्यू डैमेज होने लगेंगी, ब्लूनेस हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है। और गैंग्रीन है वो दो प्रकार की होती है, एक वेट गैंग्रीन और एक ड्राई गैंग्रीन। ठीक है। क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है बताइए? तो वेनस ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है क्या? इट इज इनवेरिएबल फॉलोड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या? हाँ, वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन बॉवल में होते हैं। हाँ, तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
ड्राई गैंग्रीन मोस्ट कॉमनली अफेक्ट, जो ड्राई गैंग्रीन होता है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट किसको करता है? ठीक है, तो ड्राई गैंग्रीन बॉवल को करता है, लंग्स को करता है, लिम्ब को करता है या सर्विक्स को? तो सर्विक्स को नहीं करता है ड्राई गैंग्रीन, बॉवल को नहीं करता और लंग्स को भी नहीं करता। राइट आंसर है बी, लिम्ब। मतलब जो पैर में है ऑक्लूजन हो जाता है तो वहाँ पे ड्राई गैंग्रीन होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्राई गैंग्रीन कॉमनली अकर ड्यू टू, ड्राई गैंग्रीन किसके द्वारा होता है बताइए? ब्लॉकेज ऑफ द वेनस सप्लाई के द्वारा होता है ड्राई गैंग्रीन, या आर्टीरियल ऑक्लूजन के द्वारा होता है, या एक्सेसिव ब्लड सप्लाई इन द लिम्ब में ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो जाती है उसके कारण होता है? नहीं, उसके कारण तो नहीं। एक ऑप्शन तो अपन ने एलिमिनेट कर दिया। ब्लॉकेज द आर्टीरियल सप्लाई, अगर आर्टरी की सप्लाई बंद हो गई है तो उसके द्वारा होता है? नहीं। आर्टीरियल ऑक्लूजन हो जाता है उसके द्वारा ड्राई गैंग्रीन हो जाता है। तो ड्राई गैंग्रीन क्या होता है? आर्टीरियल ऑक्लूजन के कारण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेलेनर्स सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय, जो मेलेनर्स सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन है कॉज्ड बाय किसके कारण होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के कारण होता है, या स्ट्रेप्टोकोकस एंजियोनोसस के कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बॉबीज के कारण होता है? तो ये जो मेलिनेस सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण होता है। राइट आंसर ए, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मे लीड टू ड्राई गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन का कंडीशन कौन सी है लीड टू ड्राई गैंग्रीन, जो ड्राई गैंग्रीन कर सकता है? ठीक है, बर्जर डिसीज है क्या, डायबिटिक फुट अल्सर है क्या, या बेड सोर है, या नन ऑफ द अबव? तो कौन सी ऐसी डिसीज है जो ड्राई गैंग्रीन करवाती है? तो बर्जर डिसीज में ड्राई गैंग्रीन होता है, डायबिटिक फुट अल्सर में नहीं, बेड सोर में नहीं, नन ऑफ द में। राइट आंसर है बर्जर डिसीज। बर्जर डिसीज होती है जो आर्टीरियल ऑक्लूजन हो जाता है, आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, उसको बोलते हैं बर्जर डिसीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गैंग्रीन अफेक्ट द जेनाइटल रीजन ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो जेनाइटल रीजन है उनको अफेक्ट करती है, कौन सी गैंग्रीन है वो? वेट गैंग्रीन है क्या? नहीं, वेट नहीं है। ड्राई गैंग्रीन है ना, ड्राई गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन लिम्ब को करती है। ठीक है, मेलिनेस गैंग्रीन है क्या? नहीं। राइट आंसर है फोरनियर्स गैंग्रीन, जो कि जेनाइटल रीजन ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक के एमसीक्यू है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर क्या है? प्रेशर अल्सर वो है जो पेशेंट बेड रिडन पेशेंट होते हैं, या तो वो महीनों से 6 महीने साल भर से बेड पे ही पड़े हैं, तो उनको प्रेशर अल्सर हो जाती है। जिस पोजीशन में वो लेटे रहेंगे उसी पोजीशन में जो प्रोमिनेंट एरिया होते हैं वहाँ पे अल्सर पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए, उनका मैनेजमेंट के लिए ये एमसीक्यू है, प्रेशर अल्सर का प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्केल, मतलब जो सारी की सारी स्केल हैं यूज टू असिस फॉर प्रेशर अल्सर सोर इन पेशेंट एक्सेप्ट, मतलब जो सारी की सारी स्केल हैं वो प्रेशर सोर अल्सर में यूज़ की जाती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। वाटरलो स्केल, दूसरा है ब्रोसेट स्केल, तीसरा है नॉर्टन स्केल, चौथा है ब्रेडन स्केल। तो ब्रेडन स्केल तो यूज़ होती है,
वाटर लो स्केल भी यूज़ होती है, नॉर्टन स्केल भी यूज़ होती है, ब्रोसेट स्केल नहीं होती। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक्सेप्ट का सवाल था, एक्सेप्ट पूछा था, कौन सा नहीं होगा, तो अपना ब्रोसेट स्केल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन था ब्रेडन स्केल सोर ऑफ ए क्लाइंट इज 16, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। मतलब जो ब्रेडन स्केल का जो पैरामीटर है वो 16 आया, 16 आया। वैसे तो 6 से 23 होता है, पर 16 आया। अब 16 आया तो इसमें क्या करोगे, चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर करोगे क्या, कि हाई फॉलर पोजीशन दोगे के पेशेंट को, या अप्लाई मॉइस्चर ऑन द अफेक्टेड स्किन, जहाँ अफेक्टेड स्किन है वहाँ मॉइस्चर अप्लाई करोगे क्या, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाया मास्क। तो ऑक्सीजन बाया मास्क नहीं देंगे क्योंकि 16 नंबर आया उसमें। अप्लाई मॉइस्चर ऑन द अफेक्टेड स्किन पे नहीं करेंगे। हाई फॉलर पोजीशन अपन नहीं देंगे। राइट आंसर है कि हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज कर दो। जैसे हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करोगे तो प्रेशर अल्सर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है डेक्यूबाइटिस अल्सर वन स्केपुला, जो स्केपुला होता है ना वहाँ डेक्यूबाइटिस अल्सर हो गया, मेजर कितना हुआ 1 × 2 × 0.8 सेंटीमीटर, एंड पिंक सबकुटेनियस टिश्यू, टिश्यू कैसे, सबकुटेनियस टिश्यू इस कंप्लीटली विजिबल, जो सबकुटेनियस टिश्यू है वो कंप्लीटली दिख रहा है, इतना हो गया। मतलब एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस कंप्लीटली रिमूव हो गई, मतलब चली गई, डर्मिस भी हो गई, सबकुटेनियस में कंप्लीटली विजिबल होगा सबकुटेनियस। तो वुंड बेड आइडेंटिफाई द स्टेज, कौन से स्टेज का प्रेशर अल्सर है, डेक्यूबाइटिस अल्सर है, कौन सी स्टेज का है बताइए। उसमें एपिडर्मिस गई है, अगर एपिडर्मिस गई तो वो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। एपिडर्मिस डर्मिस गई तो वो सेकंड स्टेज है, ठीक है। एपिडर्मिस गई और डर्मिस गई वो सेकंड स्टेज है। अब जो थर्ड स्टेज वाला है, एपिडर्मिस भी गई, डर्मिस भी गई और सबकुटेनियस टिश्यू दिखने लगा, वो थर्ड स्टेज का है। फोर्थ स्टेज में बोन दिखने लगती है, तो इसमें बोन का कोई रोल नहीं है। फोर्थ स्टेज ये तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। सेकंड स्टेज में डर्मिस जाती है, बी भी नहीं है। फर्स्ट स्टेज में एपिडर्मिस जाती है, नहीं। राइट आंसर है सी, स्टेज थर्ड डेक्यूबाइटिस अल्सर है जो स्कोपुला रीजन पे पिंक सबकुटेनियस टिश्यू कंप्लीटली विजिबल दिख रहा था, इसलिए थर्ड स्टेज का डेक्यूबाइटिस अल्सर है। टू प्रॉपरली स्टेज ए प्रेशर अल्सर, टू प्रॉपरली स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, तो प्रेशर अल्सर को कैसे अपन प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं। द पेशेंट मस्ट बी सुपाइन पोजीशन दे दो तो ठीक कर सकते, नहीं सुपाइन पोजीशन नहीं दे, हर 2 घंटे में चेंज करनी है। द स्किन मस्ट बी कंप्लीट ड्राई रखो, नहीं। नेचुरल लाइट मस्ट बी यूज, नहीं। स्टार मस्ट बी रिमूव, हाँ स्टार मस्ट बी रिमूव कर दो, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन फॉर द असेसमेंट स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, the star and slugs must be removed before assessment. Position of the patient depend upon the site of pressure ulcer, not necessarily supine, ठीक है। completely dry skin is not expected, dry skin नहीं रखना before assessment of staging. daylight may be performed but not mandatory, light mandatory नहीं है। अगला क्वेश्चन है द टूल विच इज यूज फॉर द रिस्क असेसमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर, तो कौन सा टूल है जो असेसमेंट करता है प्रेशर अल्सर के लिए, कौन सी स्केल है वो काम आती है प्रेशर अल्सर की, ठीक है। वाटर लॉ स्केल है क्या, वोंग बेकर स्केल है, ब्रेसेट स्केल है, रूल ऑफ 9 है। तो रूल ऑफ 9 है ये बर्न वाले पेशेंट में यूज होती है, तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया,
ठीक है। अब अभी अपन ने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में ब्रोसेट स्केल नहीं है, तो ब्रोसेट स्केल भी गया। ठीक है, वोंग वॉकर स्केल भी नहीं है। राइट आंसर है बाटर लो स्केल। अपन ने पढ़ा था ना बाटर लो स्केल या ब्रेडन स्केल या नॉर्टन स्केल। अगला क्वेश्चन है लॉस ऑफ ऑल टिश्यू, मतलब सारे टिश्यू लॉस हो गए। ठीक है, इंक्लूडिंग बोन भी। अब इसमें क्या है, टिश्यू एपिडर्मिस भी गई, डर्मिस भी गई, सबकुटेनियस भी गया और बोन भी बोन भी इंक्लूड हो गई। एंड मसल्स सीन इन विच स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, कौन से स्टेज का प्रेशर अल्सर होगा ये। लॉस ऑफ ऑल टिश्यू, तो डर्मिस एपिडर्मिस गई, डर्मिस गई, ठीक है, सबकुटेनियस टिश्यू गया, मसल्स गई, बोन भी गई। तो अगर एपिडर्मिस जाए तो ये फर्स्ट स्टेज का है, डर्मिस जाए तो ये सेकंड स्टेज का, सबकुटेनियस जाए तो ये थर्ड स्टेज का, और मसल्स और बोन जाए ये फोर्थ स्टेज का प्रेशर अल्सर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रेडनेस विद इंटैक्ट स्किन, जो रेडनेस है और इंटैक्ट स्किन है, इट्स सीन इन विच स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, कौन से प्रेशर अल्सर में रेडनेस ऑफ स्किन विद इंटैक्ट स्किन रहती है, बताइए। स्टेज फर्स्ट या स्टेज सेकंड या स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ, तो स्टेज फोर्थ तो है नहीं है क्योंकि फोर्थ में बोन और मसल्स इन्वॉल्व हो जाती। स्टेज थर्ड भी नहीं है क्योंकि सबकुटेनियस इन्वॉल्व होती है। स्टेज सेकंड भी नहीं है। राइट आंसर स्टेज फर्स्ट, क्योंकि स्टेज फर्स्ट में रेडनेस दिखेगी, प्रेशर अल्सर जहाँ होगा वहाँ रेडनेस दिखेगी और इंटैक्ट स्किन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर हीलिंग ऑफ प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर के लिए कौन सा ऐसा फैक्टर है, ऑप्शन है जो वुंड हीलिंग में मदद करेगा। टाइट पैकिंग ऑफ वुंड, वुंड को टाइट कर दो, क्या हीलिंग होगी, नहीं होगी। बेड ड्रेसिंग, गीली ड्रेसिंग कर दो, क्या प्रेशर अल्सर ठीक होगा, नहीं होगा। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है ऑप्शन एक तो, और एक ऑप्शन है प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब बताइए आप, प्रॉपर न्यूट्रिशन देने से प्रेशर अल्सर ठीक होगा क्या, बताइए। प्रॉपर न्यूट्रिशन देने से प्रेशर अल्सर ठीक होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि जब तक ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होगी प्रेशर अल्सर ठीक नहीं होगा। तो राइट आंसर है सी, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 पार्शियल थिकनेस, मतलब जो पार्शियली थिकनेस है, एक तो होता है कि इन्वॉल्व हो गया, एक पार्शियली हो गया मतलब आधा, एक कंप्लीटली मतलब पूरा। पार्शियली थिकनेस अल्सर विद रेड पिंक कलर स्किन सीन इन विच स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, कौन से प्रेशर अल्सर में पार्शियली थिकनेस होती है, रेड पिंक कलर स्किन सीन इन, बताइए। बताओ इसका राइट आंसर है स्टेज फर्स्ट में होगा या स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। तो स्टेज फर्स्ट में पिंक दिखती है, इन्वॉल्व होती है ओनली स्किन, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है पार्शियली थिकनेस हो गया, पार्शियली थिकनेस, तो पार्शियली थिकनेस रेड पिंक कलर ऑफ स्किन, तो ये स्टेज सेकंड में होता है, स्टेज फर्स्ट आंसर नहीं है, स्टेज थर्ड भी नहीं है, स्टेज फोर्थ भी नहीं, राइट आंसर है स्टेज सेकंड। अगला क्वेश्चन है द हाउ फ्रिक्वेंटली द नर्स नीड टू चेंज पोजीशन फॉर द बेड रिडन क्लाइंट, जो बेड रिडन पेशेंट है उसको कितने घंटे पर पोजीशन चेंज करोगे। एवरी 30 मिनट में चेंज करोगे पोजीशन, एवरी 1 आवर में चेंज करोगे, या एवरी 2 आवरली, या एवरी 6 आवरली। तो हर 6 घंटे में पोजीशन चेंज नहीं करते, ऑप्शन
डी तो नहीं है। ठीक है, हर 30 मिनट से भी चेंज नहीं करना है, हर 1 घंटे में भी नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज करना है, जिससे कि पेशेंट को बेड सोर, प्रेशर अल्सर ना हुए। क्योंकि जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जो महीनों, 6 महीने, साल भर डले रहते हैं बेड पे ही, तो उनको बहुत रिस्क होती है कि प्रेशर अल्सर उनको बन जाते हैं। और प्रेशर अल्सर फ्रिक्शन इसका मेन कारण है, फ्रिक्शन से, क्योंकि स्किन और बेड के बीच में फ्रिक्शन होगा, रगड़ती रगड़ पेशेंट ऊपर कर देंगे अपन बेड पे, वो खिसक के फिर से नीचे आ जाएगा और एक ही जगह प्रेशर पड़ेगा, वहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम हुई तो प्रेशर अल्सर जनरेट हो जाते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और सपोर्ट ज़रूर करें। और आपको कमेंट भी करना है, कमेंट करने से हमें अच्छा लगेगा और हम क्या और अच्छा कर सकते हैं उसके लिए आप एडवाइस कर सकते हैं हमें कि ऐसा ऐसा करो। सभी के कमेंट देखेंगे हम। ठीक है, चलिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।